नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे दिल्ली एनसीआर की अहम खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को संबोधित किया। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में हजारों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के संबोधन को सुना, जिसमें पीएम ने कहा कि 3-4 पीढ़ियों ने खुद को खपा कर बीजेपी को यशस्वी पार्टी बनाया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। 4 राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार लौटी है। उन्होंने कहा कि इस बार का बीजेपी स्थापना दिवस 3 कारणों से अहम है। पहला कारण, इस समय हम देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। दूसरा कारण, तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां। और तीसरा ये बताया जा रहा है कि भारत के लिए नए अवसर लगातार आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जन कल्याण योजनाएं लाभार्थी तक पहुंच रही हैं। कोरोना काल में देश ने बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने अन्य दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति को ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखा है, लेकिन बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति को टक्कर दी है। बीजेपी वोट बैंक की राजनीति के नुकसान भी देश के लोगों को समझाने में सफल रही है। तो आज बीजेपी की तरफ से 42वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 1980 से लेकर अगर अभी तक की हम बात करें, आखिर ये सफर कैसा रहा वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि 3 तरह से ये काफी ज्यादा खास है। देखिए, आज 42वां स्थापना दिवस जैसा कि मैंने आपको बताया मनाया जा रहा है। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह संबोधित किया। पिछले 7 साल में जबरदस्त तरक्की बीजेपी ने जो की है उसके बारे में जिक्र किया। 1990 के दशक में लोकसभा में उसके सिर्फ 2 ही सांसद थे, यानी पार्टी के 2 ही सांसद थे, लेकिन अब 300 से ज्यादा सांसद है। राज्यसभा में भी 100 सांसद इकट्ठा कर बीजेपी इस समय सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने नगर निगम एकीकरण बिल पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल से बीजेपी को डर लगता है। आगे संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। गृह मंत्री जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि वो लोग राजनीति में कायर होते हैं जिनके अंदर सच सुनने का साहस नहीं होता। आपने बहुत अच्छा किया बताया, उत्तर प्रदेश में हमारी जमानतें जब्त हुई। बहुत अच्छा किया बताया आपने कि गोवा में हमारी जमानत जब्त हुई, उत्तराखंड में हुई। मैं सोच रहा था 51 से निकालूंगा तो आप ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा बात से ही शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हो सर। ये 80 में चुनाव में लड़े, तमिलनाडु में 0 सीट आई। 84 में लड़े, 0 सीट आई। 89 में लड़े, 0 सीट आई। 91 में लड़े, 0 सीट आई। 96 में लड़े, 1 सीट आई। 2001 में लड़े, 4 सीट आई। 2006 में लड़े, 0 आई। फिर 2011 में लड़े, 0 आई। 2016 में लड़े, 0 आई। 41 साल, 42 साल टू डू विद द बिल। आप बोले बिल पे कितना बोला इन लोगों ने। यहां पे जमानत जब्त की कहानी सुना के बंद करूंगा। साहस रखिए, साहस रखिए। केरल में 82 में 0, 87 में 0, 91 में 0, 96 में 0, 2001 में 0, 2006 में 0, 2011 में 0, 2016 में 0। आपका टाइम खत्म हो चुका है। आपका टाइम इतना ही है और आपका टाइम खत्म हो चुका है। फिर भी आप बोले रहे हैं गलत तरीका है। और एक ही बात को रिपीट करें। दिल्ली के बिल पे रिपीट ना करें, दिल्ली पे बिल पे बोलिए। यहां ये बताया गया कितने सीटों पे जमानतें जब्त हुई। सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए। सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए। 2012 में 10 साल पहले तो बिल है तो उत्तर प्रदेश पे दिल्ली का बोलिए। गृह मंत्री जी, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में आपकी पार्टी का जमानत जब्त कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतिहास पलटिए और जानिए। और मैं आपको बताता हूं, परम प्रतापी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए सर प्रचार करने। 73 सीटों पे लड़े हैं लोग, 54 सीटों पे वहां इनकी
और उधर दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। तो इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से डरकर मोदी सरकार ये बिल लेकर आई है। आपके नेता संजय सिंह ने नगर निगम एकीकरण बिल पर बोलते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से बीजेपी को डर लगता है। संजय सिंह ने कहा कि अच्छा हुआ हमें ये बताया कि गोवा और यूपी में हमारी जमानत जब्त हुई है, और उसके जवाब में बीजेपी की कब कब जमानत जब्त हुई उसका आंकड़ा भी पेश किया। संजय सिंह ने अमित शाह को जवाब देते हुए कहा कि पूरी दुनिया में जमानत जब्त करवाने का बीजेपी के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार को हर साल केंद्र से 325 करोड़ रुपए मिलता रहा है, जबकि दिल्ली सरकार ने एमसीडी को करोड़ों रुपए दिए हैं। अगर आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो इस बिल का नाम केजरीवाल फोबिया रख दीजिए। ये बिल आपकी कायरता, भगोड़ेपन और संविधान को कुचलने की कहानी लिखेगा। तो तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं संजय सिंह की तरफ से। और इसके साथ आपको बता दें कि तीनों नगर निगम के एकीकरण का जो बिल पास हुआ है राज्यसभा से, उसे लेकर ये बात कही गई है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी से एमसीडी के पूर्व मेयर हमारे साथ जुड़ गए हैं जयप्रकाश जी। बहुत बहुत स्वागत जयप्रकाश जी आपका एफएम न्यूज में। जी 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 जयप्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से संजय सिंह आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, सीधा सीधा उन्होंने कम शब्दों में एक बात कह दी है कि ये जो आप कर रहे हैं पूरा एकीकरण का जो भी आपने किया है, या फिर जिस तरह से चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है, आप लोग केजरीवाल से डरते हैं। देखिए, जो लोग खुद डरते हैं वो दूसरों को कहते हैं वो डरते हैं। दिल्ली के अंदर तीनों नगर निगम एक हुई है। कल राज्यसभा में बिल पास हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छे से सारी बातों को वहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि फोबिया किसको हुआ है। एक म्युनिसिपल का चुनाव जीतने हारने से कोई फोबिया नहीं होता। हमारी भी पार्टी भी 1953 से जनसंघ के रूप में शुरू हुई, बाद में जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। हमने भी छोटे चुनाव लड़े, जीते, आज देश की सबसे बड़ी हम पार्टी है। ये राजनीति जो होती है वो लंबा काम होता है। तो आज आम आदमी पार्टी डरी हुई है। अगर तीनों निगम एक होगी, दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, उनको समय पे मूलभूत सुविधा मिलेगी, 2.5 लाख कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी, 50,000 कर्मचारियों को समय पे वेतन मिलेगा, लोगों को समय पे सफाई, दवाई, चिकित्सा मिलेगी, प्राइमरी शिक्षा मिलेगी, तो उसमें आम आदमी पार्टी को क्या समस्या है। आम आदमी पार्टी इस समय खुद डरी हुई है, क्योंकि अब निगम एक हो गई है। दिल्ली में एक बहुत सकारात्मक वातावरण बना है और इनका बेनकाब चेहरा सामने आया है कि किस प्रकार से पिछले 7 वर्ष में इन्होंने नगर निगम के फंड्स को काट करके निगम को कमजोर करने का प्रयास किया। मैं बताना चाहता हूं, जब 2017 में ये कार्यकाल शुरू हुआ था तो तीनों निगमों का दिल्ली सरकार ने बजट जब पेश किया था, बोल रहा था 7,561 करोड़ रुपए हम देंगे। और जब 2022 का 23 का उन्होंने बजट पेश किया तो निगम का बजट उन्होंने 6,125 करोड़ किया। तो मतलब पिछले 5 साल में 1,400 करोड़ रुपया आपने दिल्ली के निकायों का कम कर दिया। दिल्ली सरकार एक तरफ सरप्लस बजट पेश करती है, दूसरी तरफ निगम के बजट काटती है। ये कैसी सरकार है? ठीक है, लेकिन जयप्रकाश जी लगातार एक ही बात कही जा रही है कि आप चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहते। अगर आपको डर ही नहीं है, आपको लगता है कि जनता आप पर भरोसा जताएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो यही कह रही है ना कि आपको चुनाव में हार का डर है, इसीलिए चुनाव होने ही नहीं दिए जा रहे, चुनाव आयोग पर प्रेशर बनाया जा रहा है और इस तरह की बातें कही जा रही है, तो फिर आपत्ति किस चीज की है? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, आम आदमी पार्टी को शायद संविधान की या कानून की समझ नहीं है। तो तीनों निगमों को एक किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि लोकसभा राज्यसभा में बिल लाया गया है, उसको कानून बनाया गया है और अब नगर निगम को केंद्र सरकार के दायरे में लाया गया, होम मिनिस्ट्री के दायरे में, ताकि आगे हमेशा के लिए फंड्स की प्रॉब्लम की किल्लत ना हो। तो उससे उनको क्या प्रॉब्लम है? अब इसमें जितना भी समय लगेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, वो समय में दोबारा से सीटों का परिसीमन होगा, उनकी बाउंड्री तय की जाएंगी और उसके बाद जब सारा कार्य पूरा हो जाएगा, चुनाव घोषित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन संजय सिंह तो कह रहे हैं जो आप बिल लेकर आए हैं, आपकी कायरता, आपका भगोड़ापन और संविधान को कुचलने तक की कहानी, इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है आपके लिए। ऐसा ना उनको खुद समझ नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी गैर संवैधानिक पार्टी है। उनको ना संविधान का पता है, संविधान का तार करना उनको आता है। जब तीनों निगमों को एक करना है नहीं करना, पहले वो बताओ वो पक्ष में है कि नहीं पक्ष में। दिल्ली के 2.5 करोड़ की जनता लेकिन ये भी सवाल वो उठा रहे हैं ना कि आपको चुनाव से एन पहले क्यों ये याद आया कि तीनों निगमों को एक कर देना चाहिए? भाई, आप जो वर्तमान कार्यकाल चल रहा है 17 से 22 का, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं
उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद ही तो प्रोसेस शुरू होगा। उस समय पे ये लोग केंद्र सरकार ने शुरू किया है और बाकायदा कानून बनाया है, और कानून भी दोनों हमारे जो सदन है, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, उसमें उनको लाया गया है, उसमें चर्चा हुई है, सब लोगों ने अपने अपने तर्क रखे और अब ये कानून बन गए। सभी तीनों निगमों के एकीकरण का स्वागत करना चाहिए और सारा कार्य ठीक समय पर पूरा हो उसका इंतजार करना चाहिए। और जब चुनाव आएंगे, कल भी हमारे गृह मंत्री जी ने कह दिया जब चुनाव आएंगे तो दो हाथ हो जाएंगे। दिल्ली की जनता किसको जिताना चाहती है पता लगेगा। ठीक है जयप्रकाश जी, आप जहां एक तरफ इस बिल के फायदे गिनवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी है वो इसका विरोध कर रही है और अपने स्वर मुखर कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। उनका यही कहना है कि जिस तरह से ये बिल लाया गया है ये बीजेपी की कायरता का परिणाम है और कह सकते हैं कि बीजेपी को डर लगता है केजरीवाल से, इसीलिए चुनाव नहीं होने दिए गए। तो देश में पेट्रोल डीजल के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सीएनजी की बात की जाए तो वो भी महंगी हो रही है। राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दाम फिर बढ़ाए गए। भारतीय बाजार में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी तक के दामों में तेजी से उछाल आ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दामों में फिर 2.5 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये भी बता दें कि ईंधनों के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला 22 मार्च से शुरू हो गया था। इस दौरान 24 मार्च और 1 अप्रैल को छोड़कर हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो 15 दिन में पेट्रोल की कीमतों में 9 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए अश्विनी राणा साहब हैं हमारे साथ, इकोनॉमिस्ट जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राणा साहब एफएम न्यूज में। जी नमस्कार। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, सीएनजी फिर महंगी हो गई है और अगर हम बात सिर्फ दिल्ली की कर लें तो पिछले 15 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 9 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। कैसे आप इसे देखते हैं और किस तरह से आपको लगता है कि अब यूं ही ये दाम बढ़ते रहेंगे और आम आदमी का जीना मुहाल होने वाला है? देखिए, जो दाम बढ़ने का कारण है वो हम सब जानते हैं कि जो रशिया यूक्रेन वार लगी हुई है उससे इंडिया में ही नहीं, क्योंकि क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में रेट ही बढ़ा है तो उसके कारण से पूरे सभी देशों में उसके रेट बढ़े हुए हैं। लेकिन हमें अपने देश के बारे में बात करनी है तो मुझे लगता है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, उनको अपना टैक्स जो है कुछ कम करके और जनता को कुछ रिबेट देनी पड़ेगी, यानी उनकी कुछ सहायता करनी पड़ेगी। अगर नहीं होगा और इस प्रकार से तेल और इसके रेट बढ़ते रहे तो महंगाई पहले ही बढ़ चुकी है, महंगाई पर भी सरकार कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो वो आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार ये और चलता रहा, जब तक रशिया से हमें डिस्काउंट रेट पर तेल नहीं मिलता और जब तक वो आ नहीं जाता, देश में तेल की कीमतों में सुधार होना मुश्किल है और उसका असर सभी लोगों पर पड़ेगा, महंगाई और बढ़ेगी। तो उसके लिए सरकार को, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें हो, अपना जो थोड़ा सा स्वार्थ है उसको छोड़ना पड़ेगा, यानी अपना जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको थोड़ा सा रिलीफ जनता को देंगे तो मुझे लगता है कि महंगाई पर भी कंट्रोल हो सकता है और ये तेल के रेट भी, क्योंकि अश्विनी जी अभी जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे उससे जनता त्रस्त थी। अब सीएनजी के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 5 दिन की अगर हम बात करें पिछले तो 2.5 रुपए महंगी हो गई है सीएनजी। बिल्कुल, वो कारण क्या है ना कि वो सारा उसी के साथ कनेक्टेड है वार के कारण। तो उसमें अब जब ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है तो दोनों सरकारों को मिलकर और जनता को अपना जो उनका टैक्स कलेक्शन है उसमें से कुछ राहत जनता को देनी पड़ेगी, जिससे पेट्रोल सीएनजी के रेट में भी रुकावट आएगी और महंगाई को भी हम कम कर सकेंगे। नहीं तो ये रेट पेट्रोल डीजल और सीएनजी भी बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ती जाएगी, वो जो है देश के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अश्विनी जी, जिस तरह का उपाय आप अभी बता रहे हैं, हमें नहीं लगता कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार की कोई इस तरह की मंशा है? नहीं, सरकार की मंशा सरकार को करनी ही पड़ेगी, नहीं तो लोग जो है सड़कों पर आ जाएंगे और जो हाल बाकी देशों में शुरू हुआ है, श्रीलंका जैसे देश में हुआ है, तो यहाँ पर भी जनता अगर सड़क पर आएगी उस समय सरकार निर्णय ले, उससे अच्छा है कि अभी जो है वो राहत दे दे, तो मुझे लगता है कि बहुत
सुधार हो सकता है कीमतों में भी और महंगाई में भी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो महंगाई ने हाय तौबा मचा रखी है। पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं और सीएनजी पीएनजी के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से आम जनता पर बोझ महंगाई का बढ़ता जा रहा है। और उधर देश भर में गर्मी का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। बात अगर हम दिल्ली एनसीआर की करें तो मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी का प्रकोप अभी और बढ़ने वाला है। ये भी बताते चलें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हीट वेव चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 अप्रैल तक दिल्ली का जो अधिकतम तापमान है वो 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने बिना वजह दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय तक बारिश नहीं होने के कारण उत्तर पश्चिम भारत में गर्म मौसम की स्थिति अब गंभीर हो गई है। फिलहाल अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक बारिश की कोई भी संभावना नहीं है और मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके साथ ही तेज धूप निकलेगी और गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेगी। बात करें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तो आज दिल्ली में AQI मध्यम श्रेणी में यानी करीब 165 है। नोएडा में AQI खराब श्रेणी में यानी 248 दर्ज हुआ है, जबकि गुरुग्राम में भी खराब श्रेणी में AQI यानी कि करीब 234 रिकॉर्ड हुआ है। ये भी बता दें कि AQI को 0 और 50 के बीच अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। और लंबे समय के इंतजार के बाद दिल्ली को पहला तितली पार्क मिल गया है। आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुरमुरपुर गांव में 1 एकड़ भूमि में बना ये पार्क जनता को समर्पित कर दिया गया है और इस पार्क में रंग बिरंगी तितलियों की 10 से ज्यादा प्रजातियां देखने को आपको मिलेंगी। वहीं उत्तरी जिले के उप वन संरक्षक विपुल पांडे के मुताबिक ये परियोजना विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक थी, इसीलिए विभाग बीते साल से काम कर रहा था। यहाँ आने वाले पर्यटक न सिर्फ तितलियों का दीदार कर सकेंगे बल्कि उनके जीवन चक्र के बारे में भी जानकारी उन्हें मिल पाएगी। और पार्क में सेल्फी पॉइंट भी तैनात किए गए हैं जहां पर्यटक सुंदर सुंदर तस्वीरें खींच पाएंगे। वहीं पार्क में रंग बिरंगी तितलियों का एक बड़ा आकार भी तैयार किया गया है जो पार्क का आकर्षण केंद्र बनेगा। पार्क में लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए जगह जगह बेंचों की भी सुविधा मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बनी नर्सरी में फूलदार और औषधीय पौधों की तुलसी, आंवला, पीपल, अर्जुन, इमली, बहेड़ा समेत अन्य पौधे मिलेंगे। तो यानी कहीं ना कहीं जिस प्रकृति की सुंदरता को हम खो रहे थे और जिसे आप कह सकते हैं कि अनुभव नहीं कर पा रहे थे जिन चीजों का, इस तरह के पार्क जो अब जनता को समर्पित कर दिए गए हैं उससे आपको उस प्राकृतिक सौंदर्य का एक बार दोबारा दीदार करने का मौका मिलेगा। तो दिल्ली को पहला तितली पार्क मिला है। पार्क में 10 से ज्यादा प्रजातियां आपको तितलियों की देखने को मिलेंगी। वैसे अगर हम आजकल की बात करें तो अब आपको तितलियां वैसे देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि या तो हम कहें कि ये चक्र जो है पर्यावरण का घूमते हुए अब ऐसा हो गया है कि इस तरह के तितलियां हों, पक्षी हों, अब देखने नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अब आपको ये देखने मिल पाएगा दिल्ली में, क्योंकि आकर्षण का केंद्र भी ये है और जिस तरह से 10 प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी, आप उन सभी चीजों को महसूस कर पाएंगे जिसके अभाव को आप महसूस कर पा रहे थे, जिस कमी को आप महसूस कर पा रहे थे, और अब उस सुंदरता को आप देख पाएंगे। बढ़ते आगे, बादली एक्सटेंशन में मदर डेयरी के पास एक घर में आग लग गई, जिसके बाद फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे। वहां दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं और दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि रोहिणी के पास बादली एक्सटेंशन में घर में आग लगी। तस्वीरें आपके सामने हैं, घर की ये तस्वीरें हैं जिस वक्त यहां आग लगी। सभी 8 लोगों को बचा लिया गया है और एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल भेजा गया। आग लगने के कारणों का पता अभी तक चल नहीं पाया है। जानकारी के मुताबिक बादली एक्सटेंशन में मदर डेयरी के पास ब्लॉक की गली नंबर 12 स्थित घर में आग लगी थी। आग बुझाने के लिए कुल 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और 8 लोगों को घर के ऊपरी मंजिल से बचाया गया। फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हालांकि अभी इस बारे में सूचना नहीं मिल पाई है कि घर में आग किस वजह से लगी थी।
रोहतक हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बताते चले कि तेज रफ्तार में आ रही एक कार और ट्रक ने रोड क्रॉस कर रही 3 स्टूडेंट्स को टक्कर मार दी, जिसमें एक लड़की की मौके पर मौत हो गई। 2 लड़कियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तेज रफ्तार का ये कहर रहा, जहां पर 3 छात्राएं बताई जा रही हैं जो जा रही थी वहां से, और कार ने तीनों छात्रों को टक्कर मार दी, जिसमें से एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन जो मृतका है, उनके परिवार वालों का, उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो रोहतक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर बरपा है। मौके पर 3 छात्राएं जिन्हें टक्कर मारी गई, एक की मौके पर मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और दोनों जो अन्य छात्राएं हैं, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि पूरे मामले की छानबीन उनकी तरफ से की जा रही है, जांच जारी है। दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत और देखते रहिए एफएम न्यूज।